आज हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का पाठ आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है माता का अंचल और जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 में गांव उन्नास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। माता का अंचल यह अंश शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा ही चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। हम पढ़ रहे हैं माता का अंचल। उपन्यास के प्रमुख पात्र तारकेश्वर नाथ ने अपने माता पिता तथा अपने बचपन के साथियों के साथ जुड़ी भावनाओं को चित्रित किया है। तारकेश्वर नाथ जी के पिता उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भोलानाथ के पिताजी सुबह उठकर नहा धोकर पूजा के लिए बैठ जाते। माता से केवल दूध के लिए का ही नाता था, इसलिए पिताजी के साथ ही वे बैठक में सोया करते। पिताजी जब उठते भोला को भी सुबह उठा देते, नहला धुलाकर पूजा करने भी बिठा देते। भोला के जिद करने पर पिता उसके चौड़े माथे पर एक प्रकार का तिलक, त्रिपुंड, जो ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाओं के रूप में बनाया जाता है, लगा देते थे। सिर पर लंबी लंबी जटाई भी थी। भोला बम बोला बन जाते। पिताजी को बाबूजी तथा माता को मैया कहकर पुकारते। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब भोलानाथ उनके पास बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब बाबूजी उन्हें देखते तो वे शर्माकर आईना नीचे रख देते थे। कभी कभी बाबूजी भोला से कुश्ती भी लड़ते। जानबूझकर वे शिथिल होकर गिर जाते ताकि भोला का आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाए। जब बाबूजी पीठ के बल लेट जाते तो भोला उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते। वे हंसते हुए उसके हाथों को चूम लेते। जब वे भोला से खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब भोला बारी बारी से अपना बायां तथा दायां गाल उनके मुंह की ओर कर देते। बाएं का खट्टा तथा दाएं का मीठा चुम्मा लेने लगते। तब वे अपनी दाढ़ी या मूछ भोला के कोमल गालों पर गड़ा देते थे। झुंझलाकर भोला उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। बाबूजी बनावटी रोना रोने लगते। तब भोला खिलखिलाकर हंसने लगते थे। माता पिता के द्वारा उनको किस तरीके से भोजन कराया जाता था वो आगे वृत्तांत में। जब भोला बाबूजी के साथ घर आते तब खाना खाने बैठते। बाबूजी अपने हाथों से खाना खिलाते। माताजी को ऐसा लगता कि भोला ने कम खाया। वे कहती कि जब बच्चा बड़े बड़े कौर खाएगा तब दुनिया में स्थान पाएगा। माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। माँ तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नामों से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। भोला जल्दी खा लेते। खाना खा लेने के बाद भोला को खेलने के लिए भेज दिया जाता। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में आगे का वृत्तांत पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के पाठ माता का अंचल का वृत्तांत, जो लिखा है शिवपूजन सहाय ने। प्रस्तुत पाठ में बच्चे का पिता से लगाव एवं माँ का दुलार स्पष्ट किया गया है।
उपन्यास के प्रमुख पात्र तारकेश्वर नाथ ने अपने माता पिता तथा अपने बचपन के साथियों के साथ जुड़ी भावनाओं को चित्रित किया है। इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए पृष्ठ संख्या 4 और 5 का वृत्तांत पढ़ेंगे। जब कभी माँ भोला को जबरदस्ती पकड़कर सिर पर सरसों का तेल डालती, तब वे रोने लगती। बाबूजी माँ पर बिगड़ते, पर वे सिर को तेल से सराबोर करके ही छोड़ती। काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। तब भोला कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। बाहर आकर बच्चों का झुंड मिल जाता। भोला उन साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते। बाबूजी की गोद से उतरकर उस दल में शामिल होकर तमाशे करने लगते। वे सब मिलकर तरह तरह के नाटक करते। भोलानाथ और उनकी मित्र मंडली द्वारा अनेक बचपन में खेल खेले जाते। चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते, वही रंगमंच बन जाता। उसी पर सरकंडे के खंभों का कागज का छोटा शामियाना तानकर मिठाइयों की दुकान बनाई जाती। चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ तथा टूटे फूटे हुए घड़े के टुकड़ों से बताशे बनते और फिर मिठाइयाँ सजाई जाती। बर्तनों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। बच्चे ही दुकानदार होते और बच्चे ही खरीदार। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद करके घरोंदे वाला खेल खेलने लगते। मिट्टी की दीवार और तीनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी, जो छोटे चम्मच के आकार का आचमन करने का जो पात्र होता है उसे आचमनी कहते हैं, कलछी बन जाती। पानी के घी, मिट्टी का आटा और बालू की चीनी, वे बच्चे दावत तैयार करते तथा वे ही दावत खाने बैठते। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजाते, आम के उगते हुए पौधे को घिसकर शहनाई बजाई जाती। टूटी चूहेदानी की पालकी बनाते। भोलानाथ समधी बनकर बकरे पर चढ़ते। बारात एक कोने से चलकर दूसरे कोने तक पहुंचती। लकड़ियों की पटरियों से घिरे गोबर के लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कलसा रखा होता। वहीं पहुंचकर बारात वापस लौट आती। लौटते समय खटोली पर लाल कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को बिठाकर वापस लाया जाता। लौटते समय जब बाबूजी जैसे ही लाल कपड़ा उठाकर दुल्हन का मुंह देखने लगते, सभी बच्चे हंसकर भाग जाते। थोड़े समय के बाद फिर लड़कों की मंडली इकट्ठी हो जाती। सब सलाह करते कि खेती की जाए। चबूतरे को खेत मान लिया जाता। 2 लड़कों को बैल बनाकर बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। जल्दी से फसल तैयार हो जाती और उसकी कटाई भी शुरू कर देते। आगे बाल जीवन की कुछ स्मृतियों के तहत ददरी के मेले में कुछ जाने वाले आदमियों का कुछ झुंड देखते तो सभी बच्चे उछल कूद करके चिल्लाने लगते, चलो चलो भाइयों, ददरी सातू पिसान की मोटरी। किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई औहारदार पालकी देखते तो खूब जोर से चिल्लाते हैं। इस तरीके से यह पृष्ठ संख्या 4 और 5 का वृत्तांत है। अगली कक्षा में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम पढ़ रहे थे हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का पाठ माता का अंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। उपन्यास के प्रमुख पात्र तारकेश्वर नाथ ने अपने माता पिता तथा अपने बचपन के साथियों के साथ जुड़ी भावनाओं को इस पाठ में चित्रित किया है। इस पाठ में बच्चे का पिता से लगाव एवं माता का दुलार स्पष्ट किया गया है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम पृष्ठ संख्या 6, 7 एवं 8 का वृत्तांत पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था, ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देखते तो बच्चे उछल कूद कर चिल्लाने लगते।
और चिल्लाते चिल्लाते वे बोलते, चलो भाइयों, ददरी सातु सातु पिसान की मोटरी। किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देखते तो खूब जोर से चिल्लाने लगते, रहरी यानी अरहर, मैं रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। भोलानाथ को याद है कि एक बार बूढ़े दूल्हे ने उन्हें ढेलों से मारकर दूर खदेड़ा था। उसके घोड़े जैसे मुंह को देखकर भोलानाथ को हैरानी होती कि ससुर ने ऐसा कैसा दामाद ढूंढा। कभी कभी खूब आंधी आती थी, सभी लड़के बाग की ओर दौड़ पड़ते, चुन चुन गोपी आम खाते थे। एक दिन जोरों से आंधी आई, आकाश काले बादलों से ढक गया। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, ठंडी हवा चलने लगी। सब लड़के चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उतरे बिलाई। परंतु वर्षा नहीं रुकी, बल्कि और तेज तेज हो गई। सभी लड़के पेड़ की जड़ से तने से चिपक कर खड़े हो गए। जैसे कुत्ते के कान में छोटे कीड़े चिपके रहते हैं, वैसे ही पेड़ों की जड़ से चिपक गए। वर्षा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आने लगे। सभी डरकर भागने लगे। उन लड़कों में बेजू बड़ा ढीठ था। अचानक रास्ते में बूढ़े मुसन तिवारी मिल गए। बेजू ने उन्हें चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। सभी बच्चों ने बेजू के सुर में मिलाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही तिवारी जी ने बच्चों को खदेड़ा तो सभी अपने अपने घर तेजी से भागे। जब तिवारी जी को कोई लड़का न मिला तो वे सीधे पाठशाला पहुंच गए। वहां से उन्होंने 4 लड़कों को भोलानाथ और बेजू को पकड़ कर लाने को कहा। बेजू तो भाग गया, भोलानाथ लड़कों द्वारा पकड़ लिए गए। गुरुजी ने खूब खबर ली। जैसे ही बाबूजी को पता चला, वैसे ही पाठशाला दौड़ते हुए आए, भोलानाथ को गोदी में उठाकर चुप कराने लगे। उन्होंने गुरुजी से विनती भी की और भोलानाथ को घर ले आए। रास्ते में लड़कों का झुंड मिला जो जोर जोर से गा रहा था, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ, ना खेलब जुआ। लड़कों को नाचते और गाते देख भोलानाथ जीत कर बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में शामिल हो गए। सब लड़के मक्की के खेत में दौड़ पड़े। वहाँ चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर चिड़ियों को पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। भोलानाथ खेत से अलग खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। कुछ ही दूरी पर बाबूजी और गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और हंसकर कह रहे थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। ठीक ही कहा गया है, लड़के और बंदर पराई पीड़ा को नहीं समझते। अब यहाँ पर अगले वृत्तांत में उनको शरारत कैसी महंगी पड़ी ये बताया गया है। एक बार सभी लड़के टीले पर चढ़कर चूहों के बिल में पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकने के कारण सभी थक गए थे। गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप निकल आया। सभी बच्चे डरकर भागने लगे। किसी के सिर पर चोट लगी तो किसी के दांत टूटे। भोलानाथ का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। कांटे लगने से पैर छलनी हो गए। वे रोते चिल्लाते हुए घर में घुसे। उस समय बाबूजी बैठक के बरामदे में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके बार बार पुकारने पर भी भोलानाथ उनकी पुकार अनसुनी कर अपनी माँ की गोद में चले गए। उस समय माँ चावल साफ कर रही थी। भोलानाथ को रोते देख अपने आंचल में छिपा लिया। डर से कांपते देख सब काम छोड़कर स्वयं भी रोने लग गई। भोलानाथ को डरा हुआ देखकर रोने का कारण पूछने लगी। जल्दी से हल्दी पीसकर घावों पर लगाई। घर में बहुत शोर मच गया। भोलानाथ केवल धीमी आवाज़ में कांपते हुए सा कहते हुए माँ के आंचल में छुप रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। भोलानाथ आंखें खोलना चाहते थे पर खुल नहीं रही थी। माँ बार बार उन्हें निहार रही थी और गले लगा रही थी। उसी समय बाबूजी दौड़कर आए।
वे उसे माँ की गोद से अपनी गोद में ले लेना चाहते थे, पर भोलानाथ ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा, क्योंकि उस आंचल में उन्हें प्रेम और शांति मिल रही थी। बच्चों, इस तरीके से प्रस्तुत पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।